हेलो स्टूडेंट, मैं नवनीत रंजन स्वागत करता हूं आपको मैथ मित्र के इस चैनल में। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ मस्त और खुश होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 20 एमसीक्यू लेके आया हूं, जो कि आपके 2023 एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं और जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए हैं। ये बेसिकली रियल नंबर से होंगे। इसके बाद हम लोग एक एक चैप्टर करके 20 एमसीक्यू का सीरीज शुरू करेंगे। आप लोग इस वीडियो के सीरीज को लाइक कीजिएगा जितना हो सके और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो एलसीएम है हमारा वो हमारा 1001 दिया हुआ है और एचसीएफ जो दिया हुआ है वो हमारा 7 दिया हुआ है। और पूछ कह रहा है कि इसके ऐसे कितने पेयर हो सकते हैं जिसके एलसीएम 1001 होंगे और एचसीएफ हमारे 7 होंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि हम एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करके देखेंगे। ये हमने डिवाइड किया, 1 टाइम्स में डिवाइड किया, ये हमारा हो गया 330, 7 4 जा 28, ये हमारा 21, 3 143 टाइम्स में कट जाता है। अब इस 143 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जितना बार में ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे जितना डिजिट आता है या जितने नंबर्स आते हैं अलग अलग तरह के, उतने पेयर्स बन सकते हैं। तो इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 13 इंटू 11, 143 जो है हमारा 13 इंटू 11 में टूटता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा होगा सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसे पेयर हो सकते हैं जिसके एलसीएम हमारा 1001 हो और एचसीएफ हमारा 7 हो। जो करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 2 आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि P is prime, then HCF and LCM of P and P plus 1 would be। सिंपल सी बात है कि P अगर कोई प्राइम नंबर है, P अगर कोई प्राइम नंबर है तो P and P plus 1 का एलसीएम और एचसीएफ क्या हो सकता है। मान के चलिए आप कोई एक नंबर P प्राइम नंबर की जगह पे हम मान के चलिए 5 कोई प्राइम नंबर ले लेते हैं। तो हमको पता है कि 5 और 5 प्लस 1 6 हो जाता है। इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकता है और जो एलसीएम होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, यानी कि 30 हो सकता है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 13 को, तो 13 और 1 14। अगर हम इसका एचसीएफ देखें तो इसका एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकता है, एलसीएम भी इन दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है, यानी 13 इंटू 14 हो सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि P एंड P प्लस 1 का जो एचसीएफ होगा वो हमारा होगा 1 और जो हमारा एलसीएम होगा वो होगा P इंटू P प्लस 1, यानी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। एचसीएफ इक्वल टू P एंड एलसीएम इक्वल टू P इंटू P प्लस 1। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर का टोटल फैक्टर कितने हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि एक नहीं, कोई भी प्राइम नंबर है तो उसका तो एक फैक्टर फिक्स है। एक फैक्टर जो होगा कोई भी नंबर ले ले उसका एक फैक्टर तो 1 होगा ही होगा और दूसरा फैक्टर वो स्वयं होगा, वो खुद ही एक फैक्टर होगा। तो वो सेम नंबर, तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी भी प्राइम नंबर का जो फैक्टर होगा वो 2 हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी यानी 2 आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को। यहां पे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ, बात करें कि द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और कुछ इस प्रकार यहां पे चार्ट दिया हुआ है। ये हमारा हो गया x और यहाँ पे है हमारा 143 और ये है हमारा 11 और ये है हमारा y। तो सिंपल सी, अगर आपको यहाँ पे x फाइंड करना है तो x एक्चुअल में ये दोनों नंबर जो हम लोग जब ट्री बनाते हैं
फैक्टराइजेशन करते टाइम जब हम लोग ट्री बनाते हैं तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट x और 133 का प्रोडक्ट ये वाला होता है, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, 1001 मिलना चाहिए, यानी x इंटू 143 इजकल टू 1001, यानी x इजकल टू 1001 बाई 143, और इसको कैंसिल करते हैं हमारा 7 टाइम्स में कैंसिल हो जाता है, यानी x का वैल्यू हमारा आ गया 7। ठीक ऐसे ही हमारे यहाँ पे y का जो वैल्यू निकालना है 11 y इंटू 11 जो होना चाहिए वे हमारा 133 होना चाहिए, यानी y इजकल टू 143 बाई 11, 30 टाइम्स में हमारा कैंसिल होता है तो y का वैल्यू हमारा 30 हो गया। तो करेक्ट आंसर जो हमारा यहाँ पे निकल के आता है वो करेक्ट आंसर होता है 8, 7 एंड 30। करेक्ट आंसर जो है हमारा ए है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ एचसीएफ ऑफ, यहाँ पे इनके एचसीएफ जो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 7 दिया हुआ है, एक नंबर ये दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 2, और तीसरा जो नंबर दिया हुआ है वो 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, ऐसे करके नंबर दिया हुआ और पूछ रहा है कि इसके एचसीएफ का यूनिट डिजिट कितना होगा। तो अगर हम इसका एचसीएफ निकालें तो हमारे यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो जाएगा एचसीएफ जो होगा हमारे यहाँ पे 3 होगा, और यहाँ पे इन दोनों में से तीनों में से हमारा 5 कॉमन हो रहा है तो 5 हो जाएगा, 7 कॉमन हो रहा है यानी 7 हो जाएगा, यानी कि जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट इजकल टू 3 5 15 15 7 5 35, यूनिट डिजिट जो हो जाएगा वो हमारा 5 होगा, यानी जो हमारा करेक्ट ये 105 यूनिट डिजिट 5 होगा। अगर हम एचसीएफ डायरेक्ट एचसीएफ की बात करें तो 105 हमारा एचसीएफ हो जाएगा, हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो तो ये कह रहा है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का एचसीएफ पूछ रहा है। तो हमें पता है कि हमारा जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो हमारा 4 होता है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो हमारा 2 होता है, और इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो हमारा 2 होगा, ये तो आपको पता ही होगा। यानी कि यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है वो हो रहा है बी, ऑप्शन नंबर बी 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे कह रहा है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 50:11, 2 नंबर जो है वो 50:11 के रेशियो में है, और पूछा जा रहा है आपसे कि इफ देयर एचसीएफ इज 13 देन द नंबर विल बी, अगर उनके एचसीएफ जो है वो 13 है तो वे नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपको दिया हुआ है 15:11 ऐसा नंबर दिया हुआ है, और इनके एचसीएफ जो दिया हुआ है वो 13 दिया हुआ है। आप एक बात बताइए कि किन्हीं भी 2 नंबर में से किस नंबर को आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि अगर आपसे पूछा जाए कि 6/9 अगर दिया हुआ है तो इसमें से किसको कैंसिल कीजिएगा, जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन होगा, यानी कि 3 इंटू 2 इसको लिख सकते हैं, इसको 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन 3 था, 3 को ही हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, यानी कि जो कैंसिल हुआ है वो उसका एचसीएफ है। यानी कि सिंपल सा आपको करना कुछ नहीं है, 15 इंटू 13 बाई 11 इंटू 13 कर देना, यानी 195 बाई 143, यानी कि 195 एंड 143 इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे, हाँ तो यहां पे कह रहा है कि एलसीएम ऑफ 12 एंड 42 सॉरी जो है वो है 12 और 42 का एलसीएम जो है 10m+4 के रूप में है। तो यहाँ पे m का आपको वैल्यू फाइंड करना है कि m का वैल्यू कितना होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, जैसे 12 और 42 का एलसीएम दिया हुआ है वैसे ही 12 और 42 का एलसीएम को इस रूप में बांट देना है। तो 12 और 42 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 12 और 42 यहाँ पे ध्यान दे देते हैं कि इसको कटाते हैं, सॉरी
3 से, तो 3 4 जा और 14, 2 से ये हो गया, सॉरी 2, ये हो गया हमारा 7, यानी कि जो एलसीएम निकल के आया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 सते 84, 84 इक्वल टू 10m प्लस 4 हुआ। इसको 4 को अगर प्लस में है इधर भेजते हैं तो हमारा माइनस होता है, इक्वल टू 10m, यानी 80 इक्वल टू 10m, यानी कि m का जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारा 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो हमारा बी 8 आंसर निकल के चला आया है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि द लिस्ट, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे बोल रहा है कि द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव है। तो बोथ इंक्लूसिव, जब भी आपको डिविजिबल बात कहे, जब भी आपसे कहा जाए कि डिविजिबल शब्द आ जाए तो आपको बिना सोचे समझे क्या करना होता है, यहाँ पे एलसीएम निकाल देना होता है। डिविजिबल जब भी बात कहे तब भी एलसीएम निकाल देना होता है। जब भी डिविजिबल बाई कहे तो आपको एचसीएफ निकालना रहता है। अगर यहाँ पे बाई लिखा रहता तो यहाँ पे करना क्या है कि 1 से लेकर 10 तक के जितने नंबर है वो 1 से लेकर 10 से सबसे डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए हम 1 से 10 तक का क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। 1 to 10 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 1 का हम 1 कर दिए, 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 हुआ, 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 हुआ, 4 का 2 into 2 हुआ, 5 का 5 हुआ, 6 का 2 into 3 हुआ, 7 का 7 हुआ और 8 का हमारा 2 into 2 हो जाता है, 9 का हमारा 3 into 3, 10 का हमारा 2 into 5 हो जाता है। चलिए कॉमन लेने की बात करते हैं तो कॉमन हमारा 2 2 2, यहाँ पे एक 2 कॉमन हो जाता है, एलसीएम हमारा हो गया 2, एक कॉमन हो गया। चलिए 3 कॉमन लेने की बात करते हैं तो 3 3, ये 3 हमारा कॉमन हो गया। इस 2 को कहाँ कॉमन ले सकते हैं? यहाँ कॉमन ले सकते हैं, तो एक 2 और कॉमन हो गया। अब हमारे पास कुछ कॉमन लेने के लिए बचा नहीं है, तो अच्छा 5 कॉमन लेने के लिए बचा है, तो इस 5 को हम क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है तो 7 into 2 into 3, ये हो गया 7 into 2 into 3। इन सब को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर हो के आता है वो हमारा होगा 2520, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार आपसे अगर डिविजिबल पूछता है तो आपको करना कुछ नहीं है, बस एलसीएम निकाल देना है ऐसे नंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा इस सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और Q इज एलसीएम ऑफ 1 3 5 7 9, L इज एलसीएम ऑफ P एंड Q। L जो है वो P और Q दोनों का ही एलसीएम है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, दोनों में से कौन सा ट्रू हो जाएगा? तो हमें पता है कि P जो है 2 4 6 8 और 10 है, और बात करें कि P और यहाँ पे Q जो है वो 1 3 5 7 एंड 9 है, और L जो है वो एलसीएम ऑफ P एंड Q है। एलसीएम ऑफ P एंड Q का एलसीएम की बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो पूछ रहा है कि ऑप्शन में यहाँ पे पूछा जा रहा है। चलिए एलसीएम ऑफ P एंड Q, तो बात करें कि इन दोनों में से जो हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो आता है वो हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? तो बात करते हैं यहाँ पे कि P जो है इन सब का एलसीएम है, इन सब का एलसीएम है, Q जो है इन सब का एलसीएम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास निकल के आता है P और Q का एलसीएम। तो हमें पता है कि 2 5, ये अभी हमने निकाला, ये हो गया था 2520। L का वैल्यू जो हो जाएगा कैसे हम निकालेंगे? तो यहाँ पे L इक्वल टू जो हो जाएगा एलसीएम ऑफ 1 to 10, वही बात होगी 1 to 10 का एलसीएम निकालना, यानी कि 2520। अच्छा P का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारा कितना होगा? P में से हम लोग कितना कॉमन ले सकते हैं? तो मैक्सिमम हमारा 2, इसको P अगर निकालते हैं तो P का
ये जो होता है 2 4 6 8 10, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 या 2 2 3 4 5, फिर 2 से 1, ये 1 ये 3 ये 2 ये 5, 2 2 जब 4 4 3 जा 12, 12 5 जा 16, 16 2 जब 120 हो जाता है। यहाँ पे p इक्वल टू हो गया 120। अच्छा, अब बात करें कि क्या हम 120 को डिवाइड कर सकते हैं इससे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए हमारा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है 21p जो दिया हुआ है, L इक्वल टू 21p। चलिए चेक करते हैं कि 21 इंटू हमारा 120 क्या 2520 होगा, बिल्कुल होगा, 2520 बिल्कुल होगा। तो ये हमारा 21p जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने क्वेश्चन नंबर 12 को ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपसे, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 12 टू द पावर n एंड्स विथ द 0 एंड और 5। क्या 12 का पावर n जो है, क्या 12 का पावर को कुछ कर दे तो कुछ भी इनफाइनाइट तक, 12 टू का पावर इनफाइनाइट तक कहीं पे भी अगर बढ़ते जाए तो क्या इसके एंड का वैल्यू 0 और 5 हो सकता है। तो ऐसा होना ना के बराबर है। तो इसका जो ऑप्शन होगा जो 0 और 5 के इक्वल कह रहा है, ये ना के बराबर है, यानी जो ऑप्शन नंबर सी जो होगा नो वैल्यू, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि 12 का पावर अगर हम 2 रखते हैं तो 4 आता है यूनिट डिजिट पे, 12 का पावर 3 रखते 8 आता है, 12 का पावर 4 रखते तो हमारा 6 आता है, 12 का पावर 5 रखते हैं तो फिर हमारा 2 आ जाता है। तो कभी भी इवन ये 0 और 5 नहीं देगा, इसलिए जो हमारा जो वैल्यू होगा वो आंसर जो होगा वो नो वैल्यू होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। यहाँ पे ये कह रहा है कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज डैश डैश प्राइम नंबर या फिर कंपोजिट नंबर या कैन नॉट सी। तो बात करें कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अब एक तो तरीका है कि आप पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 5 ऐड करके देखिए कि क्या ये जो नंबर है ये नंबर प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास कि यहाँ पे 5 और 2 दिया हुआ है, 5 और 2 दिया हुआ है तो सिंपल सी बात है 5 और 2 का मल्टीपल जो होता है 10 होता है, और 10 यहाँ पे ये नंबर 5 से भी कैंसिल हो सकता है, 2 से भी कैंसिल हो सकता है। तो ये ऐसे नंबर कंपोजिट नंबर के श्रेणी में आता है जो 2 से अधिक नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है कंपोजिट नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 intervals of 10 second, 15 second, 20 second, 30 second respectively. If they toll together 10 a.m., at what time will they toll together for first time after 10 a.m.? जब भी ऐसी क्वेश्चन पूछे, जब आपको बेल बजने वाली बात हो, जब आपको लाइट जलने वाली बात हो, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको कुछ नहीं करना होता है, उनमें आपको एचसीएफ उनके एलसीएम निकाल के ऐड करने देना होता है। जब भी आपको लाइट वाले क्वेश्चन पूछ दे, बेल बजने वाला क्वेश्चन पूछ दे, किसी स्कूल में बेल बज रहा है या फिर कोई 2 बस निकला, वो बस 2-3 बस निकला, इतने सेकंड के अंतराल पे निकलता है, वो कितने देर बाद फिर जाके मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको वहां पे एलसीएम निकाल देना होता है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है वो 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड के अंतराल पे बज रहे हैं। तो इन सब के हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 2 जा 10, 3 4 और ये हो गया हमारा 6। इसको हमने किया 2 से कैंसिल, 1 3 2 3, इसको किया हमने 3 से कैंसिल, 1 1 2 और 1। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 2 जा 60, यानी कि 60 सेकेंड बाद, 16 सेकेंड बाद वो फिर बेल एक साथ बजेंगे। 60 सेकेंड बोले यानी कि हम 1 मिनट बाद वो जो बेल है वो फिर से बजेंगे, यानी कि अभी जो है वो 10 बजे सुबह में बजे हैं, तो नेक्स्ट टाइम 10:01 पे वो फिर बजना शुरू करेंगे, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए रेशनल नंबर p बाई क्यू हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। p बाई क्यू के लिए टर्मिनेटिंग के पास p बाई क्यू जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में है। पूछ रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q है, q में Q जो होना चाहिए वो या तो 3 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों होना चाहिए। तो हमको पता है कि कोई भी टर्मिनेट p बाई क्यू के रूप में कोई भी रेशनल नंबर है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए हमारे पास जो जरूरत है वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n है। अगर 2 भी है तो भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है, अगर 5 टू द पावर n है तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है, दोनों है तो होना ही होना है। तो हम सिंपल सी जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है, ये जो 2 और 5 दोनों होना चाहिए, ये भी सही हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n denominator that 1458 will be by 1250 will be expanded in decimal up to place will be। अच्छा, यहां पे बात किया जा रहा है कि कितना प्लेस तक एक्सपेंड किया जा सकता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे ध्यान दीजिए। तो दिया हुआ 1458 बाई 1250, तो इसको हम लिख सकते हैं इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन यानी 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में बदलेंगे। ये हमारा हो जाता है 1458 बाई 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 के फॉर्म में बदल सकते हैं। इसको हम करते हैं क्या, तो 1458 बाई 5 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 1। यहां पे हम कोशिश ये करते हैं कि जो पावर है वो पावर सेम की सेम रहे। तो ये हो गया 1458 बाई 5 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 1, और 2 टू द पावर 3 लगा लेते हैं नीचे में, और 2 टू द पावर 3 ऊपर में लगा लेते हैं। ये हमारा हो जाता है 1458 इंटू 2 टू द पावर 3 बाई 5 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4, यानी 1458 यानी 2 टू द पावर 3 बाई 5 इंटू 2 टू द पावर 4। अब जब यहाँ पे 5 इंटू 2 के ऊपर में जो पावर रहता है उतने ही प्लेस बाद वो जाकर टर्मिनेट हो जाता है, यानी 5 इंटू 2 यानी ये 10 टू द पावर 4 यानी 10,000 वो 10,000 के रूप में है। यानी कि जब भी 10,000 से डिवाइड करेंगे तो हमको पता है कि नीचे जितना जीरो रहता है उतने डिजिट पहले डेसिमल लग जाता है, यानी जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा 4 प्लेस के बाद ये जो डिजिट है, ये जो डेसिमल है वो टर्मिनेट कर जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि एक नंबर दिया हुआ है जो कि 0.254 के ऊपर बार दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है जहां पे p प्लस क्यू इज इक्वल टू 69। क्या ये सही है? तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 0.254, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 254 माइनस 2 बाई 990। यहाँ पे लिख सकते हैं 252 बाई 990। इसको हम कैंसिल करते हैं तो ये हमारा 14 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये 55 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ये जो हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया 14 बाई 55, यानी कि p बराबर 14 और q बराबर 55, यानी हमारा जो p प्लस क्यू आया वो 14 प्लस 55 इक्वल टू 69, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है ट्रू, ये बात हमारी सही होती है। तो इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो हमारा है कि बिना एक्चुअल डिवीजन किए बताना है कि 51 बाई 500 है, 51 बाई 500 है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में है। 1500 जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में है, और यहां पे आपको दिया हुआ है कि 17 बाई 2 टू द पावर m 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m में m प्लस n का जो सम है वो कितना है। तो इसको देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो दिया क्या है हमारे पास 51 बाई 1500 दिया हुआ है, इसको कैंसिल करते हैं 3 से तो 17 टाइम्स में, इसको कैंसिल करते हैं 3 से 500 टाइम्स में, यानी हम लिख सकते हैं 17 बाई 500। आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में बांटते हैं तो 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये हो जाता है इंटू
ये 25 और 10 × 2 के रूप में टूट जाता है, यानी कि ये हो जाता है कि 7/5 × 2 क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। इंटू 2, एक और 2 रहेगा यहाँ पे 2। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है m का जो हमारा n का जो वैल्यू आया 2n है, तो हमारा जो n का वैल्यू आया वो 2 हुआ, जो हमारा m का जो वैल्यू आ जाता है वो 3 हो जाता है, यानी कि m प्लस n का जो वैल्यू होगा 2 + 3 = 5। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा सी, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो कह रहा है कि 125/2⁴ इंटू 5⁴ है, इसको अगर डेसिमल फॉर्म में बदलते हैं तो कितने प्लेस बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। 2⁴ इंटू 5⁴ दिए पर, यानी 125/2⁴ लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पावर को सेम करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे 5⁴ लगा दिए, एक 5 ऊपर में एक्स्ट्रा में लगा दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5⁴ था, 5⁴ किए हैं, 3 था तो 4 किए, तो इसलिए ऊपर में एक 5 हमने एक्स्ट्रा लगा दिए। इसको कहा 1⁵ इंटू 5/2 इंटू 5/4। यहाँ पे 2 इंटू 5 दोनों के ऊपर जो पावर रहता है उतने ही प्लेस बाद ये जो नंबर है वो हमारा टर्मिनेट कर जाता है, यानी कि यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो 4 प्लेस बाद ये जो नंबर है वो हमारा टर्मिनेट कर जाएगा। जो हमारा ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन जो है वो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। क्या अगर कह रहा है कि कोई नॉन जीरो रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है, मान के चलिए नॉन जीरो रेशनल नंबर 2, 5 कुछ भी ले सकते हैं, 2, 5 - 5/2 कुछ भी ले सकते हैं, और एक इरेशनल नंबर मान के चलिए √p ले लेते हैं, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा क्या वो हमारा रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, या फिर रेशनल और इरेशनल कुछ भी हो सकता है, या फिर 1 होगा। तो हमारा जो आप देखते हैं कि रेशनल और इरेशनल का जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज इरेशनल, मतलब मैक्सिमम टाइम अगर नॉन जीरो रेशनल नंबर है तो वो हमारा इरेशनल नंबर देता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, ऑलवेज इरेशनल होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।